हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो ट्रांसलेशन का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देखो। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ और टेंसेस के ट्रांसलेशन को किस तरीके से फ्रेम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या काम कर रहा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का काम होता है पास्ट में किसी भी काम के पूरा होने को बताने के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पास्ट में पूरा हुआ एक ऐसा काम जिसका प्रेजेंट से कोई मतलब ना हो, यानी कि एक काम जो पास्ट में पूरा हो चुका है लेकिन उसका कोई भी संबंध प्रेजेंट से नहीं है, यानी कि कोई भी लिंक, कोई भी उसका संबंध, रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है भाई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो टेंस कौन सा कहलाएगा मेरा? वो टेंस कहलाएगा मेरा पास्ट परफेक्ट। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना और प्रेजेंट जो होता है उसके बीच में हमेशा यहाँ पे एक कोई ना कोई काम जरूर हुआ होगा। यानी कि मान लेते हैं हमने बोला कि मैं खाना खा चुका था और अभी मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो खाना खाने और पढ़ाई करने के बीच में ज़रूर ही कोई ना कोई काम हुआ होगा, तभी हमने खाना खाने वाले काम को क्या कहा कि मैं खाना खा चुका था। वरना मैं सीधे बोल सकता था कि मैंने खाना खा लिया। ठीक है भाई, जैसे कि हमने बोला कि हाथ धुलने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, अभी तो पढ़ रहा हूँ मैं। इसके पहले मैंने क्या किया? मैंने हाथ धुला है और उसके पहले मैंने खाना खाने का काम किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये जो खाना खाने का काम है ये कैसा है? पास्ट परफेक्ट। इसका दूर दूर तक प्रेजेंट से कोई भी संबंध नहीं होता है। सिंपल सी बात है भाई। दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? इस टेंस में प्रेजेंट के बीच हमेशा एक काम जरूर होता है, जो कि अभी मैंने बताया। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, की थी, कुछ भी इस तरीके का अगर हमको दिखता है सेंटेंस के आखिरी में तो हम क्या कहेंगे? वो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो भाई देखते हैं क्या हमारे पास में एक ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट में इस तरीके के शब्द आते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं दरवाज़ा खोल चुका था। तो अगर ऐसे ही बोल देते मैं दरवाज़ा खोल चुका था, किसी ने पूछा कि ये काम हो चुका था, आपको बस ऐसे बता देना चाहिए था कि मैंने दरवाज़ा खोला। लेकिन अगर ये बोल रहा है मैं दरवाज़ा खोल चुका था, यानी कि इसके और प्रेजेंट के बीच में कोई ना कोई काम हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं दरवाज़ा खोल चुका था। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले दरवाज़ा खोल चुका था, तो पहुंचने का काम, उसके पहले क्या हुआ? दरवाज़ा खोलने का काम। तो इसको हमने किसमें बनाया? इसको हमने बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए? अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आना चाहिए, हेड आनी चाहिए। देखो हेड आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा होता है। तो देखो भाई, मैं दरवाज़ा खोल चुका था, तो खोलने का काम किसने किया? मैंने किया। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा यहाँ पे सब्जेक्ट कहला दूंगा भाई, सब्जेक्ट कहलाऊंगा। तो क्या सब्जेक्ट को पहले लिखना था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट को पहले लिखना हुआ है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो क्या हम यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले कर रहे हैं? देखो आई, मैं, हो गया। उसके बाद में क्या आना चाहिए? उसके बाद में हेड आना चाहिए। तो देखो हेड आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? खोलना। खोलने की इंग्लिश क्या होती है? खोलने की इंग्लिश होती है ओपन। थर्ड फॉर्म बोल देंगे ओपनड। तो आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड आ गया। क्या खोल चुका है भाई? खोला है। क्या खोला है? तो दिस द डोर, दरवाज़ा खोल चुका है। तो दरवाज़ा है, उसी को तो खोला गया है ना। तो दरवाज़ा क्या कहलाएगा मेरा? दरवाज़ा कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाएगा मेरा दरवाज़ा। ठीक है, तो मैं दरवाज़ा खोल चुका था, आई हैड ओपन द डोर। निगेटिव अगर करेंगे तो निगेटिव में देखो अभी तक भाई क्या हमने बताया हुआ, निगेटिव में जब भी सेंटेंस सिंपल होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये प्यारा सा बच्चा सा क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो क्या हैड के बाद में नॉट आ रहा है? देखते हैं भाई। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नई बात नहीं है कोई। हैड आया, अब आना चाहिए नॉट। अगर नॉट नहीं आता है तो गड़बड़ है भाई। तो यहाँ पे तो नॉट आ गया, यानी कि ये सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, नकारात्मक सेंटेंस हो गया। इसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या इसी तरीके से सेंटेंस को बनाया गया है? चोरों ने मेरा सामान नहीं चुराया था। तो चोर सब्जेक्ट है ना भाई, जो भी काम किया या नहीं किया वो किसने किया? चोरों ने। तो चोर हो गया सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। थीव्स, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें कोई भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर सिंगुलर
प्लूरल से कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हैड है, ये सिंगुलर के लिए भी है, ये प्लूरल के लिए भी है, यानी कि एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उन दोनों के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नॉट नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हैड के बाद लग गया नॉट। थीव्स हैड नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, तो स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। तो देखो थर्ड फॉर्म स्टोलन लगा दी। अब चुराया है, क्या चुराया, या फिर नहीं चुराया तो क्या चुराया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा सामान, तो माई सामान के लिए हमने थिंग्स बोल दिया। यहाँ पे आप गुड्स बोल सकते थे, कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है थिंग्स। तो क्या हो गया आंसर भाई, चोरों ने मेरा सामान नहीं चुराया था, थीव्स हैड नॉट स्टोलन माई थिंग्स या माई गुड्स। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में लिख रहे होते हैं, शुरुआत में लिख रहे होते हैं भाई। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, देखो किया गया है। फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, अगर जरूरत होगी तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी तो हमने क्या बोला था कि हिंदी में क्या शब्द आएगा, इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम इसकी हिंदी फॉर्मेशन से इंग्लिश में फॉर्मेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है तो मेरा क्या हिंदी में लिखा होगा, तो क्या सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुमने मेरा फॉर्म भर दिया था, तो काम के कौन करने वाला है, तुम करने वाले हो, तो तुम कहलाएगा क्या, तुम कहलाएगा सब्जेक्ट। फॉर्म भरना, ये भरना क्या है, काम है, तो ये कहलाएगी वर्ब। अब भरा जा रहा है तो किसे भरा जा रहा है, किसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा मेरा फॉर्म, तो इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया भाई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल चुकी है, बात खत्म, बन जाएगा सेंटेंस। अब तो देखो सबसे पहले तो हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दो, हेड। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की यू, तुम या आपकी यू। नॉट की जरूरत ही नहीं थी, कहीं पे नहीं का इस्तेमाल ही नहीं हो रखा था, तो नॉट नहीं लगा रखा भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना क्या होता है, FILL, फिल माने भरना, तो फिल की थर्ड फॉर्म फिल्ड हो जाती है, तो यहाँ पे फिल्ड कर दिया भाई। अब क्या भर चुका था, ऑब्जेक्ट याद करो, अभी अभी लिखा हुआ था, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है। यहाँ पे है मेरा फॉर्म, तो माई फॉर्म। क्या तुमने मेरा फॉर्म भर दिया था, हैड यू फिल्ड माई फॉर्म। या अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करें तो हम बोल सकते थे कि क्या तुम मेरा फॉर्म भर चुके थे, हैड यू फिल्ड माई फॉर्म। उसका भी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरीके से होगा। तो भाई आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा पूरा होना। तो परफेक्ट टेंस मतलब पूरा तो हो गया, अब प्रेजेंट बोल रहा है भाई, प्रेजेंट में भी है परफेक्ट भी है, ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेजेंट में भी है और पूरा भी हो गया भाई काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से बिल्कुल थोड़े समय पहले ही वो काम पूरा हुआ। यानी कि मान लेते हैं ये अगर प्रेजेंट है तो काम अभी यहीं पे हुआ, ये फ्यूचर है मान लो, तो ये अभी काम यहीं पे हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल पास में हुआ है, यानी बिल्कुल अभी अभी। और प्रेजेंट से उसका कुछ ना कुछ संबंध तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है। और इसका संबंध प्रेजेंट से है क्या, हाँ है भाई। देखो अभी हम टेंस ही तो पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि टेंस पढ़ा रहे हैं और टेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी टेंस ही पढ़ाया था हमने, तो यहाँ पे जो टेंस होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे संबंध दिखाई पड़ रहा है, तो ये टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई। और चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द यहाँ पे दिख रहे होते हैं। लिया है, दिया है, पिया है, ली है, खाई है, बनाई है, कुछ भी इस तरीके का दिख रहा होगा जिसमें काम पूरा होता हुआ दिख रहा होगा, उसको हम कहेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिर्फ इसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है, अभी के लिए याद भी रख सकते हैं इस चीज़ को। तो भाई देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैज़ और हैव। और हमने पास्ट टेंस में क्या यूज़ किया था भाई, पास्ट टेंस में हमने यूज़ किया था यहाँ पे हैड। अगर आपको शुरुआत की बात याद हो तो हमने शुरुआत में ये कहा था कि पास्ट टेंस के अंदर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो हैड लिखा हुआ है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसकी भाई फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म वही है जो प्रेजेंट में यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, हैज़ और हैव। तो हैज़ हैव हो गए मेरे पास में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई हैड, थर्ड फॉर्म भी हो गई हैड, और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो जाती है हैविंग। ठीक, ठीक है भाई।
तो देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट हमेशा की तरह, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव। देखो हैज़ हैव में हैव क्या होगी, हैव जो होती है, हैव का इस्तेमाल बहुवचन के लिए होता है, और हैज़ का किस लिए होता है, हैज़ का होता है एक वचन कर्ता के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले मेरे पास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। देखो क्या वैसे ही बनाया, मैंने फल धो दिए, काम किसने किया, मैंने किया, तो आई हो गया भाई सब्जेक्ट। ठीक, फल धो दिए, धोने का काम किया गया, यानी कि जो धोना है यानी कि वॉश, ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी वर्ब। क्या धोया, फ्रूट्स धोए, तो धोया गया तो फ्रूट्स को है मेरे द्वारा, मैं सब्जेक्ट हूँ, लेकिन असर किस पे पड़ा, फलों पे, तो फल क्या कहलाएंगे मेरे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया, बना दिया सेंटेंस हमने। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो, मैंने क्यों जाएगी आई, आई क्योंकि प्लूरल होता है तो हमने हैज़ ना इस्तेमाल करके हैव का इस्तेमाल किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि धोने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, धोने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश की वॉश्ड, और फ्रूट्स की होता है फल, यानी कि फलों के इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रूट्स कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया द फ्रूट्स। आई हैव वॉश्ड दी फ्रूट्स, दा इसलिए लगाया क्योंकि हम कोई से भी फल नहीं धुलने जा रहे हैं, हम वो फल धुलने जा रहे हैं तो मेरे पास में है उस वक्त के लिए। निगेटिव जैसे करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये प्यारा सा निन्नी सा क्या आ जाना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हैज़ हैव के बाद में हमने नॉट लगाया है, तो देखो लगाया हुआ है हैज़ हैव नॉट, सही है। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, पकड़ा कौन जा रहा है, चोर, चोर ऑब्जेक्ट, पुलिस सब्जेक्ट, पकड़ना वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गए, सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। द पुलिस, पुलिस एक वचन है तो हैज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट क्योंकि नहीं दे रखा था, द पुलिस हैज़ नॉट। कैच माने होता है पकड़ना, CATCH, कैच, कैच मसाले आता है वो नहीं, स्पेलिंग सेम है मतलब वही वाली। तो कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, तो कॉट थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ पे भाई, थर्ड सेकंड फॉर्म कॉट ही होती है। और पकड़ा किसको गया है, थीव्स को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट का आना चाहिए वर्ब के बाद में, तो यहाँ पे मैं लगा दिया द थीव्स। अब दा क्यों लगाया भाई, फिर से वही बात, कोई भी दुनिया जहान के थीव्स को नहीं पकड़ा जा रहा है, उन पर्टिकुलर थीव्स को, उन विशेष थीव्स को पकड़ा जा रहा है जिनकी बात की जा रही है यहाँ पे, जिनको चोर पुलिस ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है भाई, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे आ जाएगी, तो क्या भाई हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, हाँ आ रही है, हैज़ हैव आगे, सब्जेक्ट नॉट की जरूरत पड़ेगी तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। तो देखो भाई यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा हुआ है, क्या पुलिस आपको बुला रही है, ये गलत है सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था कि क्या पुलिस आपको बुला चुकी है, क्या पुलिस आपको बुला चुकी है। तो इस सेंटेंस का आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं, सही सेंटेंस यहाँ पे होगा जो नीचे लिखा हुआ है, ये सही सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या पुलिस आपको बुला चुकी है, क्या से शुरू हो रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। पुलिस जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हैज़। पुलिस के लिए द पुलिस, बुला चुकी है, बुलाना क्या होता है भाई, बुलाना होता है कॉल, तो CALL थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हैज़ द पुलिस कॉल्ड, तुम्हें बुला चुकी है या फिर आपको बुला चुकी है, आपको या तुम्हें दोनों की इंग्लिश होती है यू, हैज़ द पुलिस कॉल्ड यू, और यहाँ पे लगा दो प्यारा सा निन्नू सा क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ द पुलिस कॉल्ड यू, क्या पुलिस आपको बुला चुकी है, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, सिंपल है, परफेक्ट मतलब पूरा होना, और फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य, भविष्य में अगर कोई काम पूरा हो जाएगा तो हम कहेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है भाई। देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, इस टेंस में भविष्य में पूरे होने वाले किसी काम की बात की जाती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, पिया होगा, ली होगी, खाई होगी, बनाई होगी, बनवाई होगी, कुछ भी लिखा हो इस तरीके का, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और एक छोटी सी बात और कि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में करते ही हैं अगर आपको पता है तो, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है भाई। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर है, तो देखो भाई विल लगाना चाहिए यहाँ पे या शैल लगाना चाहिए, जो आपकी मर्जी है लगा लो।
परफेक्ट टेंस है तो हैव तो लगेगा ही लगेगा, हैव लगाओ, हैज़ लगाओ, हैड लगाओ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विल पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमको बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, और बेस फॉर्म ने बताई हुई है। बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म मोटे तौर पे हम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल वाली, तो यहाँ पे हैव जो होती है वो प्लूरल भी होती है, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तभी प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो विल हैव यहाँ पे हो गई हेल्पिंग वर्ब, या आप चाहें तो यहाँ पे शैल का इस्तेमाल कर लो, शैल प्लस हैव भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है भाई, तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे, बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट। सिंपल है। 2023 तक भारत बहुत तरक्की कर चुका होगा। तो एक चीज़ जो है बच्चे बहुत गलत याद रखते हैं कि शुरुआत में जो दिया जाता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट 2030 नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है भारत, क्योंकि यहाँ पे काम है तरक्की करना, और ये तरक्की करने का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भारत को लिया जाएगा, ना कि 2030 को। तो इंडिया, अब क्योंकि हमने बताया था इंडिया क्या है? थर्ड पर्सन है, आईवी तो नहीं है ना, तो आईवी के अलावा है, तो शैल लगाएंगे तो क्या बताएगा? ये दृढ़ता वाली बात कि पक्का पक्का हो जाएगा ये काम, डेफिनेटली। तो इंडिया के साथ हमने शैल लगा दिया, यानी कि पक्का पक्का ये काम करेगा। शैल हैव डेवलप्ड, डेवलप मतलब तरक्की करना, उन्नति करना, अलॉट बहुत, 2030 तक, बाय 2020। तो बाय का इस्तेमाल टाइम की लिमिट बताने के लिए किया जाता है, सीमा बताने के लिए। तो इंडिया शैल हैव डेवलप्ड अ लॉट बाय 2030 या 2030। ये हो गया इस चीज़ का सेंटेंस का ट्रांसलेशन। 2030 तक भारत बहुत तरक्की कर चुका होगा, या सेंटेंस को ऐसे बोल सकते थे हम, भारत 2030 तक बहुत तरक्की कर चुका होगा। तो इंडिया शैल हैव डेवलप्ड अ लॉट बाय 2030। निगेटिव में क्या करेंगे भाई? निगेटिव में मेरी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो कि यहाँ पे क्या है? विल या फिर शैल, उसके बाद में क्या जाएगा? उसके बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है। हैव को हम कह सकते हैं वो यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम कर रही है परफेक्ट टेंस को बताने के लिए, तो उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह काउंट नहीं करेंगे भाई। तो सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया या शैल आ गया, नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो देखो यू आया, सब्जेक्ट है, विल आया, नॉट आया, हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ गया। तुम दोनों 2 दिनों में यह कार्य समाप्त नहीं कर चुके होगे। तो तुम नहीं कर चुके ना भाई, तो तुम क्या कराओगे? तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। 2 दिनों में यह कार्य समाप्त नहीं कर चुके होगे, काम क्या है? समाप्त करना, तो ये हो गया वर्ब। ठीक, क्या समाप्त कर चुके होगे? यह कार्य, तो यह कार्य क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया भाई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल चुके, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया बिंदास तरीके से भाई। देखो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, तुम, सब्जेक्ट हो गया यू, विल या शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समाप्त करना होता है फिनिश करना, खत्म कर देना, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश। क्या ऑब्जेक्ट क्या था? देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुछ सेकंड पहले, यह कार्य, दिस वर्क 2 दिनों में, इन 2 days, ये अदर वर्ड है, टाइम फ्रेज को बता रहा है। तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क इन 2 days। यहीं पे अगर हमें दृढ़ता के साथ बोलना पड़ता कि तुम ये काम समाप्त नहीं कर चुके, हमें पक्का पता तुम नहीं कर पाओगे भाई, तो हम बोल सकते यू शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क इन 2 days, और ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही होता। भाई आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थी हमारी विल को तो हेल्पिंग वर्ब काउंट कर रहे हैं, हैव को तो नहीं कर रहे हैं, तो विल या शैल को उठाओ आगे रख दो, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, टिंगू सा। तो भाई क्या कोमल ने मेरे लिए खाना पका लिया होगा? कोमल एक लड़की है तो वो मेरे लिए खाना पका रही है, क्या उसने मेरे लिए खाना पका लिया होगा? तो क्या से शुरू हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए शुरू में। तो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या ले रखी है हमने? विल या फिर शैल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया विल। तो विल कोमल हैव कुक्ड फूड फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे खाना पकाना क्या है? वर्ब थी, तो हैव के बाद में आ गया, हैव से पहले क्या आया? नॉट। अब नॉट तो था ही नहीं यहाँ पे सेंटेंस में, तो नॉट क्यों लगा देते भाई यहाँ पे? तो नॉट नहीं लगाया, और बाकी बचा मेरे लिए, तो यहाँ पे हमने लिए के लिए क्या लगा दिया? फॉर का इस्तेमाल कर लिया, और मेरे लिए क्या आ जाएगा? मेरे लिए यहाँ पे मी आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है यानी कि पूरा भी हुआ है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि लगातार भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम का जो थोड़ा सा हिस्सा होगा, थोड़ा सा हिस्सा वो पूरा भी हो चुका होगा,
अब बाकी काम कैसा होगा, बाकी काम लगातार स्थिति में चल भी रहा होगा, यानी कि कुछ काम जो पूरा हो चुका होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो परफेक्ट है, और कुछ काम जो लगातार चल रहा होगा उसको क्या कहा जाएगा कि वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब जब ये दोनों के मिक्सचर आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट में अगर यही होता है कि बहुत पहले से काम चलता हुआ आ रहा है और पास्ट में किसी एक समय पे वो काम लगातार था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में की अगर बात करें तो ये काम पास्ट में चालू हुआ था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार की स्थिति में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहीं पे फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस में जबकि हम बात कर रहे हैं ना, उससे थोड़े समय पहले या कभी भी ये काम चालू हुआ होगा, कुछ काम पूरा हो गया होगा और भविष्य में जिस समय की बात की जा रही है उस समय पे वो काम लगातार स्थिति में होगा। ठीक है, बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, पास्ट में चालू हुए किसी काम का पास्ट में उस समय निरंतर होना जब उसके बारे में बात की जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस की तरह ही इसके क्या होते हैं, इसकी हेल्प जो वाक्य के अंत की पहचान होती है वो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होता है। यानी कि जैसे कंटिन्यूअस होता है वैसे यहाँ पे होता है, बस अंतर क्या होता है भाई, अंतर यहाँ पे होता है कि यहाँ पे टाइम दिया गया होता है। जैसे कि हमने बोला कि मैं 2 घंटे से रो रहा था, वह 25 मिनट से हंस रही थी, वह पिछले साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तुम 5 मिनट से कूद रहे थे, वह 50 मिनटों से व्यायाम कर रहा था। ठीक है भाई, तो टाइम देखो दिया गया ना, हर बार इतने मिनट से, इतने सालों से, इतने घंटों से, इतने समय से, उस समय से दे रखा है। तो भाई हमने क्या बोला कि ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर टाइम नहीं होता तो सिर्फ कंटिन्यूअस होता, परफेक्ट को हम खा जाते हैं भाई कब करके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट आ गया, परफेक्ट है पास्ट का तो हैड हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, और यहाँ पे क्या आ गया, हैड को चाहिए थी थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस को चाहिए थी इज़ या वॉज वर। तो कंटिन्यूअस के जो वॉज वर आती है ना कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर आनी चाहिए थी, तो उसकी हमने क्या कर ली भाई, उसकी हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली जो होती है बीन। तो इस बीन के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि कंटिन्यूअस को अपनी बी की फॉर्म मिल गई और जो मेरा हेड था उसको अपनी क्या मिल गई, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अगर ये समझ नहीं आती है तो इस चीज़ को अभी के लिए छोड़ देते हैं, बस इसको ध्यान रखेंगे कि हेड के साथ में बीन का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिरी में सिंस फॉर का यूज़ करके हम कुछ यहाँ पे टाइम को लिखेंगे। ठीक है, सिंस फॉर का यूज़ क्या है वो भी आगे आके पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, शकीरा 20 मिनट से नाच रही थी। देखो नाच रही थी, अगर हम ऐसे बोल देते शकीरा नाच रही थी तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हो गया, शकीरा वो डांसिंग। और वहीं पे अगर ये क्या हो गया कि टाइम दे दिया गया 20 मिनट से, तो अब आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वॉज वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। तो शकीरा वॉज वर नहीं लगाएंगे, अब हैड बीन। ठीक, शकीरा हैड बीन डांसिंग 20 मिनट से फॉर 20 मिनट। तो फॉर कब लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे, अभी बस थोड़ी देर में पढ़ेंगे। निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हैड, तो हैड नॉट आना चाहिए भाई। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। प्रकाश कल से नहीं पढ़ रहा था, कल से टाइम दिया गया, तो प्रकाश हैड नॉट बीन, पढ़ने की क्या होती है स्टडी, स्टडीइंग कल से सिंस स्टडी, यहाँ पे सिंस लगा दिया। देखते हैं अभी क्या होता है सिंस, क्या होता है फॉर। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, यानी कि हैड जो है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और आखिरी में सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो देखो क्या सही किया कि नहीं किया। क्या मेरे पिताजी 2 घंटे से टहल रहे थे, हैड माई फादर बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सही है भाई, हैड आया, सब्जेक्ट माई फादर हो गया, बीन लगा दिया, वर्ब क्या है जी टहलना वॉक होता है, तुमने वॉकिंग कर दिया, ऑब्जेक्ट था नहीं तो लगाया नहीं, और सिंस फॉर में से फॉर का इस्तेमाल करके 2 आवर्स लिख दिया। अब भाई कहाँ पे फॉर लगाएंगे, कहाँ पे सिंस लगाएंगे, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने एक सेंटेंस। ये हमने पहले ही बताया हुआ है लेकिन फिर से बता देते हैं भाई। जो हमारे सेंटेंस के अंदर एक सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम 2 चीज़ें याद रखते हैं कि जो हमारा टाइम होता है ना, वो उस टाइम में 2 चीज़ें हमेशा होती हैं। याद मान लेते हैं ये पूरा एक लंबी सी एक लाइन है टाइम की, और इस टाइम में या तो एक ऐसे पॉइंट होगा, ठीक, या तो ये पूरा लंबा सा समय होगा, समय का भाग होगा।
ठीक, जैसे हमने बोला कि 2 घंटे, तो 2 घंटे का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे क्या कभी भी कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि इसको हम 2 घंटे बोलेंगे? नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक का एक समय का भाग होगा 2 घंटे। सही बात है। वहीं पे हमने बोल दिया एक लंबा सा समय का भाग है, इसमें हम मान लो सालों को लिख लेते हैं 2003, 2004, 2005। ठीक, तो अगर हमने बोला कि 2003, तो 2003 एक समय ना बहुत लंबे से समय में, अथाह समय सागर में, अगर हम एक साल की बात करें तो बहुत ही छोटा सा समय है। यानी कि अगर हम बोल देते 2004, 2004 का मतलब क्या हुआ? ये समय है ना 2004, ये वाला जो समय दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक, तो 2004 जब बोलेंगे तो वो क्या हो गया? वो समय का बिंदु हो गया छोटा सा, वो समय का क्या हो गया? बिंदु हो गया। तो जब समय के बिंदु की बात की जाएगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस बबुआ का, सिंस बाबू का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो समय के बिंदु के लिए, ठीक है भाई। और वहीं पे समय का जब भाग होगा तो क्या इसका इस्तेमाल होगा? समय के भाग के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा फॉर, बाबूजी का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? फॉर का इस्तेमाल हो रहा होगा। अब भाई इसको पहचानने के आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या है? हम सिंपली क्या काम करेंगे, हम जो भी वर्ब होगी उससे पूछेंगे भाई तुम्हें कितना समय हो गया। क्या पूछेंगे? कितना समय हो गया है। काम को होते होते जो वर्ब है उसको कितना समय हो गया। ठीक, क्या पूछेंगे? जैसे हमने बोला कि वह सुबह से खेल रहा है, तो हमने पूछा कि भाई कितना समय हो गया? तो सुबह से खेल रहा है, तुम्हें समय पता है कितना हुआ? नहीं भाई, सुबह को हो सकता है 3 घंटे पहले सुबह हो सकता है 10 घंटे पहले सुबह हो, हम शाम को पूछ रहे हैं तो तुम्हें नहीं पता। तो जब पता चल जाएगा कि कितना समय हो गया तो इस्तेमाल कर लेंगे किसका? फॉर का। जब पता नहीं चलेगा तो इस्तेमाल किसका करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बस क्या पूछना है वर्ब से कि कितना समय हो गया भाई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला कि वह 22 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने पूछा भाई कितना समय हो गया क्रिकेट खेलते खेलते? तो उसने बोला भाई 22 साल हो गए। तो यानी कि यहाँ पे पता चल गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर लगाएंगे और वो क्या लाएगा? फॉर 22 ईयर्स। आई होप समझ में आई होगी बात। भैया आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही बात कि पास्ट में एक काम चालू हुआ होगा, वो काम अभी भी कैसा होगा? लगातार होगा। उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट में चालू हुए किसी कार्य के प्रेजेंट में निरंतर होने की बात हो रही होती है। और जैसे कि पास्ट में होता है वैसे ही प्रेजेंट में भी पहचान वही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि। बस क्या अंतर होता है कि इसमें भी टाइम दिया गया होता है। तो देखो सब्जेक्ट अब यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि परफेक्ट है, हैव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि परफेक्ट है। यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, तो हैज़ हैव बीन लगेगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब क्या एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगा दो भाई। तो कंचन 20 सालों से यहाँ रह रही है, तो कौन रह रहा है भाई? कंचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दो भाई पहले। हैज़ बीन और रहने की होती है लिव, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं तो हैज़ बीन लिविंग, यहाँ मतलब हेयर। 20 सालों से कितना समय हो गया भाई रहते रहते? 20 साल। तो क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए भाई? तो क्या लगाना चाहिए? फॉर लगा देना चाहिए। तो भाई लगा दो यहाँ पे फॉर। तो फॉर लगाया और 20 सालों की हो गई 20 ईयर्स। तो कंचन हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स हो गया मेरा आंसर। भाई आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा देंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैज़ या हैव नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगा देंगे। राजेश सुबह से व्यायाम नहीं कर रहा है, राजेश सब्जेक्ट है, राजेश हैज़ नॉट बीन और आईएनजी फॉर्म एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, एक्सरसाइजिंग। भैया मुझसे बोला सुबह से नहीं कर रहा, हमने पूछा कितना समय हो गया? अब सुबह से हो सकता है 10 घंटे पहले सुबह हो, 2 घंटे पहले हो, या हो सकता है कल सुबह की बात कर रहा है भाई, नहीं पता ना हमको। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल फॉर का नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का। और हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिख दिया। तो राजेश सुबह से व्यायाम नहीं कर रहा है, राजेश हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? कुछ नहीं नया करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे शुरुआत में। तो देखो हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या राशिका 20 मिनटों से बोल रही है? हैज़ राशिका बीन स्पीकिंग फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे फॉर देखो सही लगा है कि नहीं लगा? हमने बोला कि कितनी देर हो गई भाई राशिका को बोलते बोलते, बहुत बोल रही है, कितनी देर हो गई बोलते बोलते? तो आंसर क्या आया कि भाई 20 मिनट से लगातार बोले जा रही है, मुझे नहीं दिख रहा है इसका।
तो 20 मिनट हो गए ना, तो कितना टाइम हो गया भाई, 20 मिनट हो गए हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पे इस्तेमाल किसका होगा, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कुछ नई चीज़ नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही सब है, एक काम जो पहले चालू हुआ होगा, किसी भी टाइम से, पास्ट में चालू हो या अभी प्रेजेंट में चालू हुआ होगा। फ्यूचर में जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम पहले चालू हुआ होगा, ठीक, और लगातार स्थिति में होगा जब उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखते क्या लिखा हो, जब किसी टेंस में चालू हुए कार्य के फ्यूचर में निरंतर होने की बात हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें भी कंटिन्यूअस की तरह ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। बस यहाँ पे शर्त क्या है कि यहाँ पे टाइम बबुआ आ जाता है, टाइम का इस्तेमाल वही करना पड़ता है, टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा तुमको। सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया। विल हैव बीन क्यों लग गया, फ्यूचर परफेक्ट था तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब वैसे भी होती थी। विल हैव क्या होती थी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब होती थी भाई, तो विल हैव यहाँ पे लगा दिया। कंटिन्यूअस है तो मेरे पास में क्या होना चाहिए था, हमारे पास में यहाँ पे आईएनजी लगी होती थी और बी की एक फॉर्म लगी होती थी। ये तो था इसे हम आर वॉज लगाते थे, क्योंकि हैव लगा हुआ तो यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बीन, विल हैव बीन। तो सब्जेक्ट आया विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ठीक, तो सलमा मेरा गाना 10 मिनट से सुन रही होगी। सलमा विल हैव बीन लिसनिंग माई सॉन्ग फॉर 20 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स। तो कितना समय हो गया भाई उसको गाना सुनते सुनते, कितना समय हो गया, 10 मिनट हो गए। तो यहाँ पे फॉर लगा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव जैसे बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो विल ही है, शैल ही है। बाकी हैव बीन जो है उसको सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है वहाँ पे। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। चिकित्सक 5 मिनट से मुझे नहीं बुला रहे होंगे, चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो द डॉक्टर हैज़ यहाँ पे गलत हो गया भाई, हैज़ नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हो जाएगा विल। विल द डॉक्टर विल नॉट और हैव के हैव लगेगा, उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास में, बीन। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे होगा कि द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मी, द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन calling me for 5 minutes. Doctor have not been calling me. The doctor will not have been calling me for 5 minutes. फिर से हम वही पूछेंगे कि कितना समय हो गया भाई काम होते होते, तो हम बोल देंगे क्या हो गया, 5 मिनट हो गया भाई काम को होते होते। तो यहाँ पे 5 मिनट क्या लगेगा, 5 मिनट के साथ में फॉर का इस्तेमाल करोगे। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए, अभी भी बताया हमने हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिया जाएगा। तो विल और शैल में से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में लग सकता है। क्या हुआ, आदमी 5 सालों से वहाँ रह रहा होगा, विल आदमी वह रह रहा है, सब्जेक्ट हो गया वह आदमी, हैव बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर। फिर से वही कितना समय हो गया रहते रहते, 5 साल हो गए हैं, तो 5 ईयर्स क्या हो जाएगा मेरा, 5 ईयर्स के साथ मेरा फॉर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि भाई यहाँ पे तो दैट में सिंगुलर है भाई, हैव कैसे लगा दिया, हैव तो बहुवचन के साथ लगता है या प्लूरल के साथ लगता है। ऐसे चिकित्सक डॉक्टर यहाँ पे क्या है, डॉक्टर यहाँ पे मेरा सिंगुलर है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे विल लगेगा, नॉट लगेगा, हैव लगेगा, फिर भी लगेगा। ऐसे यहाँ पे समीर विल क्यों विल के साथ में हैव क्यों लग गया, तो भाई हैव इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे विल है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है वो भी हेल्पिंग वर्ब ही है, तो वो हमेशा और हमेशा क्या होनी चाहिए, वो हमेशा और हमेशा होनी चाहिए बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पे जो हैव है वो एक हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से कम होके बेस फॉर्म की हैसियत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आई होप समझ आई होगी चीज़ें। भाई आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट देखेंगे जिसमें सारी हेल्पिंग वर्ब लिखी होंगी और हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको याद रखना है। तो ये चार्ट में क्या है, इस चार्ट के अंदर हमने देखा हुआ है कि
हमारे पास में जो एक्टिव वॉइस होती है, हमारी दो तरीके की भाषा होती है। हम जब भी कोई बात कहते हैं, एक तो वो भाषा जो हम बोलचाल की भाषा में रोजाना प्रयोग करते हैं उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और एक वो भाषा जिसको हम रोजाना प्रयोग नहीं करते हैं या करते भी तो बहुत कम करते हैं, उसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो एक्टिव वॉइस है उसमें किस तरीके से है, और फिर पैसिव वॉइस में देखेंगे। तो देखो आपके पास में दिख रहा है पास्ट टेंस है। देखो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फ्यूचर में विल आना चाहिए, विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बेस फॉर्म डिड आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में डूडज आ गई। फ्यूचर में फिर से वही विल का इस्तेमाल या शेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पास्ट में आ जाओ अगर कंटिन्यूस में तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट में इज एम आर का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में विल बी और आईएनजी फॉर्म, विल बी या फिर शेल बी। परफेक्ट में आ जाओ तो पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज़ है प्लस V3। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में आ जाओ तो विल हैव और V3 यहाँ पे आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हैड के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हैज़ हैव के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर की परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इन सब के साथ में एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है। क्या है यहाँ पे? अपवाद भी दे रखे हैं भाई। तो अपवाद क्या है, अपवाद को भी जरा देख लेते हैं, टटोलते हैं अपवादों को कि किस तरीके से अपवाद यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पे करा जाता है जब भी हम पास्ट की आदत की बात करते हैं। यूज टू और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने बोला कि मैं बचपन में खेला करता था, तो ये मेरी क्या हो गई? पास्ट की आदत हो गई। क्या हो गई? ये मेरी पास्ट की यहाँ पे आदत हो गई भाई। तो पास्ट की जो आदत होती है ना, उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं? उसको हम बता सकते हैं यूज टू के इस्तेमाल से। यानी कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। पास्ट में एक आदत है भाई। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमने बोला कि कंटिन्यूस में तो फ्यूचर के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो गोइंग टू है वो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस दिस ईयर, कि मैं इस साल एक नया घर खरीदने वाला हूँ। क्या वो घर मैंने खरीद लिया है? नहीं। क्या वो घर मैं खरीद चुका हूँ? नहीं। वो खरीदूंगा कब? भविष्य में, फ्यूचर में। लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग टू, और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट टेंस में क्या लगा हुआ? सिंस वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं कर सकते हैं, बहुत बार होता है कि नहीं कर सकते, लेकिन नहीं भाई, कर सकते हैं। उसका सेंस आपको देखना पड़ेगा सही आ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा टाइम दिया जाता है। तो भाई इतनी सी बात है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके वॉलपेपर लगा सकते हैं, कुछ भी कर लो भाई। ये आपको चार्ट अच्छे से दिमाग में उतर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? इंडेफिनिट में हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन तो नहीं, लेकिन बी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा होता है इंडेफिनिट टेंस में। और जैसे ही कंटिन्यूस की बात करते हैं पास्ट की, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ जाता है, और फ्यूचर में तो बनाते नहीं है, और यहाँ पे बीइंग देखो लिखा हुआ है। परफेक्ट की बात करें तो हैड और के साथ में बीन जुड़ जाता है, हैज़ हैव के साथ में बीन जुड़ जाता है, विल हैव के साथ में बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बीन जुड़ जाता है, और बाकी जो तीन नीचे लिखे हुए इनकी तो पैसिव बनती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस को भी याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत या समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट या सजेशन या कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने डाउट को, अपनी त्रुटि को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।